नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे देश में आज से हो रहे कई बदलावों की। वही आरबीआई का डिजिटल रुपया यानी देश में करेंसी का एक नया दौर आज से शुरू होने वाला है। आज से दिल्ली समेत देश के 4 शहरों में आम लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। डिजिटल रुपये का ऐलान इस साल के बजट में किया गया था। 1 दिसंबर को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, जिसे डिजिटल रुपया कहा जा रहा है, को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। पहले फेज में इस प्रोजेक्ट को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। इन शहरों में कस्टमर और मर्चेंट्स डिजिटल रुपये का इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरे चरण में इसका विस्तार कई अन्य शहरों में भी किया जाएगा। आरबीआई ने इससे पहले 1 नवंबर 2022 को थोक सेगमेंट में डिजिटल रुपये पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। खुदरा डिजिटल रुपये के पहले पायलट प्रोजेक्ट में सरकारी और निजी क्षेत्र के 4 बैंक एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट शामिल हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी एक डिजिटल टोकन के रूप में जारी होगा और ये एक लीगल टेंडर होगा, यानी इसे कानूनी मुद्रा माना जाएगा। ई रूपी को उसी मूल्य पर जारी किया जाएगा जिस पर वर्तमान में करेंसी नोट और सिक्के जारी होते हैं। आरबीआई ने मंगलवार को कहा कि 1 दिसंबर को बंद उपयोगकर्ता समूह सीयूजी में चुनिंदा जगहों पर यह परीक्षण किया जाएगा। यह भौतिक मुद्रा की तरह ही भरोसे, सुरक्षा और अंतिम समाधान जैसी खूबियों से लैस है। पायलट प्रोजेक्ट वास्तविक समय में डिजिटल रुपये के निर्माण, वितरण और खुदरा उपयोग की पूरी प्रक्रिया की मजबूती का परीक्षण करेगा। इससे पहले 1 नवंबर से इसके थोक इस्तेमाल का परीक्षण शुरू हो चुका है। डिजिटल रुपये में करेंसी नोट वाले सभी फीचर होंगे। लोग डिजिटल रुपये को नकदी में बदल सकेंगे। खास बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी के उलट इसके मूल्य में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा और इस पर कोई ब्याज भी देय नहीं होगा। तो आज से देश में एक नई करेंसी शुरू होने वाली है। आरबीआई की डिजिटल करेंसी आ रही है और जिससे देश में लेन देन में एक नया तरीका शुरू होगा, एक नए तरीके की शुरुआत होगी। देश में लेन देन में डिजिटल करेंसी की शुरुआत होगी और देश में, या यूं कहें इकोनॉमी में, एक और चेंज की तरफ देश बढ़ रहा है। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसका नाम दिया गया है और आरबीआई ने आज से इसकी शुरुआत आरबीआई करने वाली है। आरबीआई का डिजिटल रुपया यानी देश में एक नए करेंसी का दौर आज से शुरू होने वाला है। आज से दिल्ली, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और मुंबई 4 शहरों में खुदरा में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो खास खबर में आज इसी डिजिटल करेंसी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। एडवोकेट महेश बिष्ट अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विधु रावल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फोनों पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। तो चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं महेश बिष्ट जी के पास जाना चाहूंगा। बिष्ट साहब, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इस बदलाव से क्या चेंज होने वाला है? ये कितना एक तरीके से कहेंगे क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा या इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं? पहले तो आपका धन्यवाद है कि आपने अपने चैनल पे मुझे आने का मौका दिया जी।
ये डिजिटल करेंसी एक नए युग की शुरुआत है, टेक्नोलॉजी का युग है, AI IT का युग है। ब्लैक मनी पे कंट्रोल करने के लिए भी ये टूल्स अच्छा साबित हो सकता है जी हाँ। और इससे जो हम लोग का जो फ्रॉड है, फ्रॉड जितना होता है मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल फ्रॉड्स वगैरह है, उस पर भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं जी। और ये तो कुछ इसके पॉजिटिव हैं, कुछ इसके नेगेटिव हैं। साइबर पूरी तरीके से सेफ नहीं है अभी तक जी। और एक टेक्निकल पॉइंट ये देखना पड़ेगा इसके अंदर कि क्या ये हैक भी हो सकता है, और हो सकता है तो उससे ये क्रिप्टो करेंसी की तरह ही खतरनाक हमारे साबित भी हो सकता है। जी हाँ जी। बजरंग दास गर्ग जी, सरकार जब से ये सरकार आई है सेंटर में, नए नए तरीके से चीजें हो रही हैं। पहले नोटबंदी हुई, फिर देश को डिजिटल इंडिया की तरफ ले जाया गया और अब एक डिजिटल करेंसी। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए पांडे जी, देखो जैसे आपने नोटबंदी का जिक्र किया जी, नोटबंदी में तो पूरा देश लाइन में लग गया। नहीं, मैंने उसका जिक्र सिर्फ इसलिए किया कि सरकार जिस कैसे कैसे आर्थिक मोर्चे पर नए नए फैसले लेती रही है, मैंने सिर्फ उस संदर्भ में किया था कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर एक के बाद एक फैसले ले रही है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, इसकी बात करिए। नोटबंदी छोड़ दीजिए, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, जो आपने सवाल किया उसका ही जवाब दे रहा हूँ। जिस प्रकार जो नोटबंदी के अंदर लोग पूरा देश लाइन में लग गया और आज भी लोग आर्थिक मंदी की मार से झेल रहे हैं, अभी तक उठा नहीं। जिसका नोटबंदी लिया है, GST लाए, अनेक ऐसी चीजें लाए जिससे देश को नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा, जैसे ये खुदरा डिजिटल रुपए की जो बात आई है, ये स्कीम ठीक है। जब मैं नेगेटिव बात भी कर रहा हूं तो मैं पॉजिटिव बात भी कर रहा हूं। ये स्कीम ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर सबसे बड़ा प्रश्न ये पैदा होता है, एक तो इसके लिए लोगों को पता नहीं, जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। इससे लागू करने से पहले देश के अंदर जागरूकता अभियान लागू करे, जो चलाए, लोगों को उसके अंदर प्रेरणा दे, ताकि कैसे होगा। नंबर 2, इस स्कीम के अंदर किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो, उससे भी हमें बचाना है। तीसरा, जिस आदमी ने ये करेंसी खरीद ली, पैसा ले लिया और वो उसने यूज नहीं कर रहा, उसका ब्याज की पॉलिसी भी, जैसे हम बैंक में रुपया धरते हैं उन्हें में ब्याज मिलता है। सेविंग रुपया जैसे हमारा है, मैंने सेविंग खाता खोल लिया, अगर मैं जितना पैसा यूज करूंगा, जितना मेरा बैंक में पैसा पड़ा है, उसका पूरा ब्याज मुझे मिलता है। इसी प्रकार ये जो खुदरा जो स्कीम का डिजिटल रुपये की स्कीम है, जितने रुपए की जो वो लेगा उसका ब्याज बैंक को देना चाहिए। जिसे 4 बैंक इन्होंने नुक्स किए देश के अंदर, 4 बैंक प्रथम चरण में 4 शहर इन्होंने नुक्स किए, जिसके अंदर आपने बताया गया है कि 4 शहर नुक्स किए हैं। तो जो मुंबई है, दिल्ली है, भुवनेश्वर है, बंगलोर है, 4 शहर नुक्स किए। तो एक इन्होंने क्या स्कीम बनाई है, मेरे हिसाब से सरकार ने 4 बड़े बड़े महानगर ढूंढ लिए, पहले इसके अंदर लागू करेंगे लोगों को, उसके बाद फिर पूरे देश में ऐसा ऐसा फैलाएंगे। अंदर जो स्कीम लाए हैं, स्कीम पर कोई हमें एतराज नहीं, स्कीम ठीक है, मगर जनता को जागरूक करना, किसी प्रकार का इसमें फ्रॉड ना हो वो देखना। तीसरा, हर उपभोक्ता को जो भी ये करेंसी खरीदेगा उसका ब्याज देना बहुत ज्यादा जरूरी पांडे जी है। नहीं तो सब क्या पड़ा बैंकों में अरबों रुपये पड़ा रहेगा, इनको कोई ब्याज ना लेना देना, और सरकारी बैंक है और बैंक है, ये इसमें अंदर कमाई करेंगे तो उपभोक्ता को नुकसान होगा। ठीक है, बजरंग दास गर्ग पांडे जी, प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। विधु रावल जी, बजरंग दास गर्ग जी चिंता जता रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी अभी भी उतनी नहीं है और हम डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर विधु रावल, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? मेरी आवाज आ रही है क्या? जी हाँ, बजरंग दास गर्ग जी ये कह रहे हैं कि अभी भी हम साइबर सिक्योरिटी के इश्यू में उतने मजबूत नहीं हो पाए हैं, तमाम साइबर फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं जगह जगह, और अब हम डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ रहे हैं। ये कितना सेफ है? दुर्गेश जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हर खबर हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है
कि आज हमारा विपक्ष भी इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है कि हमारी सरकार किस प्रकार से जनता की सुविधाओं के लिए और नवाचार के लिए किस प्रकार से बहुत बहुत कंस्ट्रक्टिव कदम उठा रही है। ये बहुत अच्छा एक क्षण है, लेकिन इसके साथ साथ जो डिस्क्लेमर लगा देते हैं वो डिस्क्लेमर बिल्कुल ही अपर्याप्त है। जब मैं कहता हूं अपर्याप्त है वो इसलिए है, जैसे हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी का एक चलन बढ़ा और बहुत सारे, और ये सेफ इकोनॉमी नहीं है, भारत की सरकार ने भी और अन्य सरकारों ने भी इसके लिए इसके प्रति गाइडलाइंस बकायदा इशू की थी। तो क्योंकि चलन बढ़ा है और इसके प्रति एक आकर्षण है कुछ वर्ग में, तो क्यों ना इसको एक सेफ तरीके से जो है चलाया जाए, क्यों ना इसमें सरकार अपना एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको आगे बढ़ाए। तो एक तो ये बात, दूसरी किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि और सेफ बनाया जाए, जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़े हैं 2016 के बाद, जिस क्रांतिकारी तरीके से बढ़े हैं दुर्गेश जी, तो उसको और सेफ कैसे बनाया जाए कि एटीएम में जब हम कार्ड डालें तो कार्ड के बाद हमारे फोन जो रजिस्टर्ड फोन नंबर है उस पर भी एक ओटीपी आए, यानी एक और सेफ गार्ड लगाने की बात है। तो अब इसके साथ साथ मैं जहां जो आशंका है बजरंग दास जी की, उस आशंका को मैं जो है थोड़ा सा जो है पिछले तथ्य के साथ जोड़ता हूं। देखिए, इनकी आशंका तो ये थी कि गांव के अंदर तो जो है इंटरनेट ही नहीं है, तो फिर कैसे कैशलेस इकोनॉमी चलेगी, कैसे किस प्रकार से चलेगी। लेकिन सारे देश के और देश के ग्रामीण जो हमारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने और दुर्गम स्थानों के लोगों ने और यहाँ तक कि जो गरीब हॉकर्स हैं उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी के तहत अरबों खरबों का जब व्यापार करके दिखा दिया तो शायद इनकी जाग खुली। इसी प्रकार से इनकी ऐसी आशंका थी कि गरीब के खाते कौन खोलेगा, लेकिन जनधन अकाउंट के तहत जब टेंट लगाकर वही मैनेजर जो बैंक के अंदर गरीब को घुसने नहीं देते थे, वो टेंट के अंदर बैठकर दूर से आवाज लगाकर लोगों को बुलाकर उनके खाते खोल रहे थे। आशंका तो उन्होंने तब भी जताई थी, लेकिन 50 करोड़ से अधिक उन दिनों खाते खुले, ये बहुत बड़ा सुधार है। इसके साथ ही अभी इन्होंने नोटबंदी का भी जिक्र किया। नोटबंदी में भी इनकी पार्टी का युवराज फटा हुआ कुर्ता दिखाते हुए लाइन में लगा था, लेकिन नोटबंदी के बाद के हर चुनाव में जिस प्रकार से जनता ने इनके इस नैरेटिव को खारिज कर दिया, ये जितनी बार नोटबंदी में कहेंगे कि लुट गए हम लुट गए, तो जनता को पता चलेगा कि लुटा कौन, जिसका काला धन था वो लुटा, जिसके पास और ग्रामीण जनता ने, गरीब जनता ने इस बात का जश्न मनाया कि लोगों के जो अनअकाउंटेड मनी पड़ा था और वो लुट गया रातों रात। इस बात को लेकर भाजपा की सरकार को शाबाशी भी मिली और चुनाव दर चुनाव भाजपा को आशीर्वाद मिला। जितनी बार कांग्रेसी कहेंगे कि हम लुट गए, इतनी बार यह साबित होगा कि काले धन के असली जो परोपकार रहे हैं वो ये लोग रहे हैं। इस नाते से अब इन्हें कम से कम वो नाटक बंद करना चाहिए। नोटबंदी के बाद जहां दुनिया उस पूरे रिसेशन के दौर में, दुर्गेश जी अंतिम वाक्य कह रहा हूं मैं जी, कि उस रिसेशन के दौर में जब पूरी दुनिया के अंदर उद्योग श्रिंक हुआ, भारत के अंदर 11.73% की दर से उद्योग बढ़ा है और नए उद्योगपति और यूं कहूं नए यूनिकॉर्न्स आए हैं। इसके साथ साथ स्टार्टअप्स जो है भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर नए स्टार्टअप्स खोलने में है। तो इसलिए इनको आंख खोलकर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट इज अबाउट टाइम दे नीड टू स्मेल द कॉफी, इट इज गुड मॉर्निंग टू देम। अब उन्हें रात की नींद से बाहर निकलना चाहिए, कॉफी पीकर नई जो दुनिया है उस नई दुनिया का स्वागत करना चाहिए। नहीं तो ये जो है चलन से पिछड़ जाएंगे। वैसे भी जनता इन पर विश्वास नहीं कर रही है। ठीक है प्रोफेसर बिजलाल जी, हमारे साथ महेश बिष्ट जी हैं, अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जवाब ले लेते हैं। महेश बिष्ट साहब, सरकार ये कह रही है कि क्रिप्टो करेंसी से अलग है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के रेट में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो इसकी रेट में कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, ये फिक्स रेट है। जैसे नोट हमारे करेंसी नोट है, ये उसी के इक्वल वैल्यू के होंगे। और उसके बाद ये भी है कि जो ब्याज है इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसको लेके आप कैसे देखते हैं? जी, हाँ, मैं पहले तो इसमें ये स्पष्ट कर दूं, ये सरकार की तरफ से पायलट प्रोजेक्ट है जी, अभी फुल प्रोजेक्ट नहीं है ये। और 4 स्टेट में इसको चलाया, जैसे आपने बताया था, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। और 4 बैंक भी इसमें हिस्सा रखेंगे स्टार्टिंग में। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक।
जी। ये डिजिटल करेंसी बिल्कुल वैसी ही करेंसी है जैसे कि हमारा फिजिकल पैसा होता है या नोट होता है या सिक्का होता है, जो आरबीआई ने अभी अपनी गाइडलाइंस में बताया है। और इस पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ये सच है, लेकिन ये पैसा वैसे जैसे हम अपने पर्स में पैसा रखते हैं और पर्स में पैसा होता है तो उससे ब्याज नहीं मिलता है। तो ये पर्स का पैसा है जो आपके अकाउंट में। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं यहाँ पर, इसके लिए आपको बैंक खाता होने की जरूरत नहीं है जी। ये और जहां तक ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात है कि इसका इस्तेमाल कैसे ग्रामीण लोग कैसे कर पाएंगे, तो ग्रामीण लोग तो अभी भी क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहा है। हर दुकान, हर नुक्कड़ पे इस तरह की दुकानें जहां पे क्यूआर कोड से वो अपनी सामान खरीदता है, अपनी जरूरत की चीजें खरीदता है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। हमारी जो इंडियन लोग हैं चाहे ग्रामीण चाहे शहरी क्षेत्र में, इसके लिए तैयार हैं। और वो ये सब जैसे पॉस मशीन है, हम लोग कार्ड स्वैप करते हैं, हम क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीजें हम लोग ट्रेन हो चुके हैं। अब ये पायलट प्रोजेक्ट जब आएगा तो हम लोग को सिर्फ इसमें ट्रेनिंग लेना है, जो छोटा मोटा ट्रेनिंग है, बहुत बड़ा ट्रेनिंग नहीं है। और ये ई-रुपया बिल्कुल वैसा ही कि आपका पैसा होता है, नोट होता है, हमारा पर्स है ये डिजिटल पर्स है। बस इतना फर्क है कि हम फिजिकली पर्स को अपनी जेब में रखते हैं तो हमारे को जेब को कटने का खतरा होता है, हमारे को बंदा पैसा लूट सकता है। इसके अंदर क्योंकि इतनी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, अब हमारे लोग, हमारी पब्लिक और बिल्कुल सेफ रह सकती है इस तरीके से। तो ये है इसके लिए। बजरंग दास गर्ग जी, हमारे इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से सेफ है, बीजेपी के प्रवक्ता भी दावा कर रहे हैं पूरी तरीके से सेफ है। आप आशंका जता रहे हैं कि भाई साइबर जी, मैंने इस स्कीम को गलत नहीं बताया जी, का विरोध किया। मैंने क्या कहा, जैसे अर्थशास्त्री जी बोल रहे हैं इसका ब्याज नहीं मिलेगा, मैंने क्या बात कही, ब्याज मिलना चाहिए जी। जो अरबों खरबों रुपए जब बैंकों में आएंगे और उपभोक्ता पैसे जमा करवाएंगे, उनको जैसे आपने स्पष्ट किया कि उसी हिसाब से ब्याज मिलना चाहिए। और मेरे शास्त्री ने कहा अभी कांग्रेस पार्टी ढोल पीट रही है कि नोटबंदी से कांग्रेस को नुकसान होगा। मैं बताना चाहता हूं पांडे जी, नोटबंदी से इन्होंने वायदा किया था काला धन लाएंगे, 1 रुपए का काला धन ना तो आया, लाखों लोग करोड़ों लोग लाइन में लग गए, कई लोग तो मर गए, जनता को न तबाह करने का काम किया। नाम लेते कांग्रेस का, घर भर लिए इन्होंने। जो नोट थे ना जो बदलने के बदले में सरकारी जो आदमी है, जो सरकार के अंदर बैठे लोग थे, नोटों ने बोरियों में भर भर कर चेंजिंग के नाम के अरबों खरबों रुपए सरकार में बैठे नेता खा गए। और ये कहते हैं हमने तो बढ़िया काम करा है। यूं बता दो 1 रुपया कहा धन आया हो, तो कहां से कहा धन आया? पूरा पैसा जो नोट चेंज हुए, पूरे पैसे बैंक के अंदर जमा हो गए, तो कहा धन कहां से आ गया? दूसरी बात ये कहते हैं हमने अच्छी पॉलिसी लाई, जीएसटी के तहत इन्होंने अनाज शनाज टैक्स लगा दिए, 28% आम उपयोग में आने वाली वस्तु है, खाद्य वस्तुओं पर 28% टैक्स लगा दिया, 18% टैक्स लगा दिया। ये नाप शनाप टैक्स लगाकर जनता की जेबों में डाका डालने का काम अगर किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गरीबों के मुंह के निवाड़ा इन्होंने छीनने काम किया है। इन्होंने कपड़े पर, चीनी पर, दूध पर, दही पर अनेकों ऐसी आइटम है जो गरीब आदमी के 24 घंटे काम आती है, उन पर इन्होंने टैक्स लगा दिया। आज लंबी बात करती है, सपने में भी कांग्रेस दिखती है ना। कांग्रेस तो क्या तकलीफ है बताओ? कांग्रेस का कौन सा कहा धन पकड़ लिया आपने? आप धन तो आप अपने आप पकड़ोगे। जो भारतीय जनता पार्टी 8 साल से सारा देश को लूट लिया, पूरे देश के कोने कोने में 5 स्टार 7 स्टार इन्होंने ऑफिस बना लिए। पैसे कहां से आए भारतीय जनता पार्टी के पास? इनके पास पैसा था, लोगों ने लूट कर घसूट कर इन्होंने 5 स्टार 7 स्टार पूरे देश के जिला स्तर के ऊपर इन्होंने अपने ऑफिस कार्यालय बना लिए। और दिल्ली के अंदर देखो 7 स्टार तरिया ऐसा उन्होंने ऑफिस बनाया अरबों रुपए लगाकर। कहां से पैसा आया? ये जनता से लूट कर, उनके बटन दाब कर, तुम्हें अंगूठा देकर इन्होंने पैसे छीनने का काम किया। आज बात करते हैं कांग्रेस की। इन्हें पता लगे ना कांग्रेस की हालात बढ़िया है। 2024 के अंदर केंद्र में कांग्रेस आएगी
हरियाणा में कांग्रेस आएगी। ठीक है, इसलिए इनको है बजरंग दास गर्ग जी मुद्दे की बात तो विधु रावल जी से जवाब ले लेते हैं भटकाने के लिए और दूसरी बात ले आते कांग्रेस को तकलीफ है, कांग्रेस को तकलीफ है। अरे कांग्रेस को तकलीफ जनता की इसकी नहीं है। आपने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है, लेकिन आपने जो आशंकाएं जताई है वो भी जायज है। अरबों रुपए आप जमा करवाओगे, वो बैंक में ब्याज क्यों नहीं दोगे? आप बैंक की ब्याज देना चाहिए जब आप अरबों रुपए यूज करोगे आम उपभोक्ता का। क्या मैं जवाब दे सकता हूं? आप बैंक से 10 लाख रुपए बजरंग दास गर्ग जी विधु रावल जी से जवाब ले लेते हैं। विधु रावल जी आपको रोकना चाहूंगा, महेश बिष्ट जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी बोलिए महेश बिष्ट जी। कि ये इसमें बैंक खाते की जरूरत नहीं है, इसमें बैंक में पैसा नहीं आएगा। ये डिजिटल करेंसी इशू की जाएगी, जैसे कि हम लोग अपना नोट एक्सचेंज करते हैं, 100 रुपए का नोट एक्सचेंज करते हैं, 100 रुपए हमें बैंक से मिल जाता है। हमें बैंक खाता की रिक्वायरमेंट इसमें पायलट प्रोजेक्ट में नहीं दिख रही है, तो बैंक से ब्याज वाला मामला जो है इसमें इसलिए नहीं लग पाएगा। हम लोग इस पैसे को पर्स की तरह समझें सर, कि हमारे पर्स में जैसे पैसा पड़ा हुआ है ये बिल्कुल वैसा है। पर्स में पड़ा है वो पैसा जाहिर करना। ठीक है, जो हमें करेंसी ले ले। बजरंग दास जी रुक जाइए भाई साहब, बहुत विधु रावल जी से जवाब ले लेते हैं। ये पर्स वाली बात हमारे इकोनॉमिस्ट कह रहे थे, वो समझा रहे थे कि डिजिटल करेंसी का क्या होगा। विधु रावल जी आप इसके फायदे बताते हुए बजरंग दास गर्ग जी की बातों का जवाब दीजिए। देखिए सारी बातें ये भी पब्लिक डोमेन में है। ये कोई कांग्रेस की सरकार तो योजना लेकर नहीं आई, ये भाजपा की सरकार लेकर आई है योजना। जनता को पहले से बताया जा रहा है, आपके माध्यम से आप भी बता रहे हैं, और बिष्ट जी जैसे अच्छे प्रबुद्ध इकोनॉमिस्ट भी बता रहे हैं कि इस पर ब्याज नहीं रहेगा। ये जिस प्रकार के आईपीओ आप लेते हैं, जिस प्रकार से गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, उस पर कोई निश्चित ब्याज नहीं होता, लेकिन उसकी रिटर्न जब बाद में देखते हैं तो ब्याज से कहीं अधिक मिलती है। ये जनता के सामने स्पष्ट होगा। अब जनता को कोई मजबूर तो नहीं कर रहा है कि इसमें करे, जिसको पसंद आएगा वो करेगा। बजरंग दास जी को नहीं पसंद आएगा नहीं करेगा। इनकी सरकार तो योजना नहीं लेकर आई, अगर इस योजना से किसी को लाभ दिखेगा तो वो ले लेगा। इस पर बिना बात के तीखा तिल्ली करना, गला फाड़ने के कोई अर्थ नहीं है। दूसरी नोटबंदी की जहां तक बात है, नोटबंदी जो है दिसंबर 2016 माफी चाहूंगा 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी। फरवरी 2017 में जो पहले चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को। नोटबंदी के पक्ष में जनता ने, जिनको ये कहते हैं लाइन में खड़े हुए मर गए और पता नहीं क्या क्या भी इन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो बम्पर लोग आकर वोट कर गए। उसके बाद इनके युवराज ने आकर जीएसटी का विरोध किया, उसको गब्बर सिंह टैक्स बोला। गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ हो गया। गुजरात में उन्होंने ऐतिहासिक बुरा माफी चाहूंगा भाई साहब, मुझसे मत बोलिए, मैं आपको तो अरे जीएसटी का आप सुनेंगे नहीं, आप सुनिए, आपका जवाब दे रहा हूँ मैं, जीएसटी का नाम बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनेंगे नहीं, बदतमीजी है ये आपकी बदतमीजी है, आप सुनेंगे नहीं, आप इनका बंद करिए। बढ़ाया नहीं बढ़ाया। अरे 2800 जीएसटी से पहले अभी सुनिए इनकी सरकारी में दूर करने दो मुझे नहीं, आप रुक तो जाइए, मुझे जवाब देने दीजिए, जवाब बताने दीजिए। बजरंग दास गर्ग जी, बजरंग दास विधु रावल जी 1 मिनट शांत हो जाइए। बजरंग दास गर्ग जी, बजरंग दास गर्ग जी बजरंग दास गर्ग जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जीएसटी बजरंग दास गर्ग जी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। आप स्पष्ट करिए ना, दुर्गेश जी इनके झूठ का पर्दा फाश कर रहा था मैं, एकदम बोल पड़े। बोलिए आप। जीएसटी से पहले जो हमारा वैट की व्यवस्था थी, उसके तहत और अन्य जो टैक्स की व्यवस्थाएं थी, उसमें जो टैक्स लिया जाता था उसका एट एन एवरेज 22.53% टैक्स कम हुआ जनता से। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस फिगर को, 22 रुक जाइए बता रहा हूं मैं आपको। आप चोरी में विश्वास रखते हैं, मक्कारी में विश्वास रखते हैं,
हैं, हमने चोरी खत्म कर दी, जनता को लाभ हुआ। आप दलालों के लिए दलालों की वकालत करते हैं, यहाँ पर काला बाजारियों की वकालत करते हैं, यहाँ पर आप टैक्स चोरों की वकालत करते हैं। हमने टैक्स का सरलीकरण किया, 1 नेशन 1 टैक्स के तहत जब देश के मक्कार और टैक्स चोरों को हटा दिया तो 22.53%, 22.5% वोट जो माफी चाहूंगा 22.5% टैक्स जो है जो जीएसटी के इससे पहले दिया जाता था, जनता आज उससे कम दे रही है। लेकिन इनको चुभ रहा है क्योंकि ये दलालों की वकालत करते हैं, काला बाजारियों की वकालत करते हैं, ये टैक्स चोरों की वकालत करते हैं, इसलिए इनको जीएसटी चुभ रहा है। जीएसटी का सीधा लाभ 22.5% टैक्स जो बचा है वो जनता की जेब में पहुंचा है, जनता से कम टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन ये झूठ बोलकर उल्टी प्रस्तुत कर रहे हैं जो पहले की टैक्स व्यवस्था। ठीक है विदुराव जी, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास। 28 महेश मिश्र साहब, आप हमारे साथ जुड़े अर्थशास्त्री के तौर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी धन्यवाद। विदुरावल जी, आपका भी धन्यवाद। तो आज से देश में एक नई करेंसी का दौर शुरू हो रहा है। डिजिटल करेंसी आरबीआई लॉन्च करने जा रही है और देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। तो इसी को लेकर हमारी परिचर्चा थी और आपने सभी मेहमानों से उनकी बातें सुनी और यहां तक कि जो विपक्ष की पार्टी है वो भी सरकार की इस पहल का स्वागत कर रही है। तो खास खबरों फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।